नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर ने आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की इकोनॉमी के एक बेहद क्रिटिकल और थोड़े कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर बात करने वाले हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी संकटग्रस्त संपत्तियों की दुनिया। हम डिकोड करेंगे कि कैसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसे हम NARCL के नाम से जानते हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम को एक बिल्कुल नया आकार दे रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में बांट कर समझेंगे। हम इतिहास से शुरू करेंगे, बैड बैंक की जरूरत को समझेंगे, NARCL कैसे काम करता है ये देखेंगे, और अंत में इसके फायदों और आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि भारत में कर्ज वसूली का ये पूरा ढांचा इवॉल्व कैसे हुआ। अगर हम पिछले कुछ दशकों पर नजर डालें तो ये एक लंबा संघर्ष रहा है। 1993 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स यानी DRTs आए, फिर 2002 में सरफेसी एक्ट आया। लेकिन इन सबके बावजूद कानूनी अड़चलें और रिकवरी की धीमी रफ्तार एक बड़ा सिरदर्द बनी रही। फाइनली 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या IBC के रूप में एक ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया जिसने इस पूरे सिस्टम को ही पलट कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि IBC में ऐसा क्या खास था। दरअसल पुरानी व्यवस्थाओं में कंपनियों का कंट्रोल प्रमोटर्स के पास ही रहता था, जिससे रिकवरी में सालों लग जाते थे। लेकिन IBC ने गेम बदल दिया। इसने पावर प्रमोटर्स से छीनकर क्रेडिटर्स यानी कर्ज देने वालों के हाथ में दे दी। ये क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, जिसने टाइम बाउंड रिकवरी को मुमकिन बनाया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसेट क्वालिटी रिव्यू यानी AQR की शुरुआत की। इसने बैंकों को अपनी बैलेंस शीट क्लीन करने पर मजबूर कर दिया। पहले जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या NPAs बैलेंस शीट में कहीं छिप जाते थे, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आने लगे। इसी कदम ने बैंकों को मजबूत करने और उनके रिकैपिटलाइजेशन का एक क्लियर रास्ता तैयार किया। लेकिन रुकिए, IBC की शानदार सफलता के बावजूद एक बहुत बड़ी अड़चन बाकी थी, जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सिर्फ IBC ही काफी है या हमें कुछ और भी चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि जो बहुत बड़े और बेहद कॉम्प्लेक्स NPAs थे, वो अभी भी अनसुलझे ही पड़े थे। जब किसी एक लोन में कई सारे बैंक शामिल होते हैं तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना अपने आप में एक बड़ा टास्क बन जाता है। और जो हमारी पुरानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां थी, उनके पास इतने बड़े फाइनेंशियल झटके सहने के लिए पर्याप्त कैपिटल ही नहीं था। और ठीक यहीं से एंट्री होती है बैड बैंक के कॉन्सेप्ट की। आसान भाषा में कहें तो बैड बैंक एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो अलग अलग बैंकों से इन जहरीले या खराब एसेट्स को अपने पास ले लेता है। ये एक तरह के फाइनेंशियल डिटॉक्स सेंटर की तरह काम करता है, ताकि प्रोफेशनल तरीके से इन एसेट्स की सही कीमत तय हो सके और उनका निपटारा हो सके, जबकि बैंक अपने नॉर्मल कामकाज पर फोकस कर पाए। अब सीधा आते हैं NARCL पर। आखिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ग्राउंड लेवल पर काम कैसे करती है? चलिए इसके रेजोल्यूशन इंजन को डिकोड करते हैं। इसकी पूरी वर्किंग को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है बैंकों से सीधे स्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्वायर करना। दूसरा स्टेप बहुत ही क्रिटिकल है, अलग अलग लेंडर्स के रिस्क को एक साथ मिलाना या एग्रीगेट करना, जिससे बार्गेनिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। और आखिरी स्टेप है इन एसेट्स को IDRCL, सेकेंडरी मार्केट्स या फिर से IBC के जरिए प्रोफेशनली रिजॉल्व करना। और अगर आप इस पूरे ऑपरेशन के स्केल का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। NARCL का टारगेट 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्वायर करना है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये हमारी बैंकिंग हिस्ट्री का एक मैसिव सिस्टमेटिक क्लीन अप है। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर काम करने का असर भी उतना ही बड़ा होगा। तो अब बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से हमारे बैंकिंग सेक्टर को असल में क्या फायदे हो रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम फायदा है बैलेंस शीट की सफाई। सोचिए, अगर किसी बैंक की बैलेंस शीट पुराने खराब NPAs के बोझ तले दबी है तो वो नया लोन कैसे देगा? NARCL इन टॉक्सिक एसेट्स को हटाकर एक पावरफुल फिल्टर का काम करता है। इससे बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी वापस आ जाती है, जो कि भारत के क्रेडिट ग्रोथ और पूरी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए एकदम जरूरी है। इसके अलावा जो कैपिटल सालों से फंसा हुआ था, वो अनलॉक होकर वापस काम में आ जाता है। एसेट्स के एक जगह इकट्ठा होने से कोऑर्डिनेशन की पुरानी माथापच्ची और डिले काफी हद तक कम हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि NARCL कोई अलग थलग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये IBC के लीगल फ्रेमवर्क को बहुत ही खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करता है।
लेकिन जैसा कि हर बड़ी पॉलिसी के साथ होता है, सब कुछ एकदम स्मूथ नहीं है। हमारे सामने अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना बाकी है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो सबसे बड़ा रोड़ा आज भी कानूनी अड़चने ही हैं। लंबे मुकदमों के चलते आईबीसी की टाइमलाइंस अक्सर टूट जाती हैं। दूसरा इशू है सही वैल्यूएशन का। इन डिस्ट्रेस्ड एसेट्स की एकदम सटीक कीमत लगाना आज भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। फिर एक मॉरल हैजार्ड या नैतिक जोखिम भी है। डर इस बात का है कि कहीं बैंक अपनी लेंडिंग प्रैक्टिस सुधारने के बजाय अपना सारा कचरा नारसीएल पर ही डालने के आदी ना हो जाएं। और हां, इस पूरी मशीनरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें एक बहुत ही डीप सेकेंडरी मार्केट और एक्टिव इन्वेस्टर्स की जरूरत है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हमें अपने आईबीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर और जुडिशियल कैपेसिटी को और मजबूत करना ही होगा। स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी होगी और वैल्यूएशन प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और ज्यादा एनकरेज करना होगा। और सबसे अहम बात, इस पूरे रेजोल्यूशन प्रोसेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स को गहराई से इंटीग्रेट करना होगा। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं और मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे NARCL सिस्टम की सफाई कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी का सही इस्तेमाल हमारे बैंकिंग सेक्टर को हमेशा हमेशा के लिए बैड लोन के इस दुष्चक्र से मुक्त कर सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विस्तृत एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।